आज एक नया टॉपिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं 11th में। ये 11th का पहला क्लास है, पहला वीडियो है। जो भी बच्चे नए इस चैनल में जुड़ो हुए 11th क्लास के लिए, उसके लिए पहला वीडियो यही है। हालांकि 12th की पढ़ाई ऑलरेडी इस चैनल पे चल रही है, लेकिन 11th की क्लास को ऑन करने के लिए हमको ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का क्लास का पहला वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आगे भी हम लोग 11th के लिए एक एक करके टॉपिक्स वाइज यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। पहला क्लास है, आज हम लोग फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और इसके स्कोप के बारे में भी समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि फ़िज़िक्स के 11th में जो सिलेबस है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली जो 11th फ़िज़िक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। इट्स मीन हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसका ये मतलब है कि फ़िज़िक्स के जो टॉपिक्स होंगे उनको तो थियोरेटिकली हम लोग को पढ़ना ही है, बारीकी से तो उसका अध्ययन करना ही है, साथ ही साथ हम लोग को उसके ऑब्जेक्टिव पर भी विशेष फोकस करना है। इसलिए ख़ास करके मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक ऑब्जेक्टिव कॉपी और एक फार्मूला कॉपी निश्चित रूप से अलग अलग बनाइए, ताकि जितना भी चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको एक जगह पे हम लोग कलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला आता है तो उसको एक फार्मूला कॉपी पे रखेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलो लेट्स हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फ़िज़िक्स क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज। देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो 15th सेंचुरी यानी 1500वीं सेंचुरी में हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू किए। ये बात हम लोग को पता है कि फ़िज़िक्स इज़ ए पार्ट ऑफ साइंस। ये एक साइंस का पार्ट है, हालांकि केमिस्ट्री और बायो भी हमारा साइंस का पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए फ़िज़िक्स है जो हम लोग अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द साइंस है। फ़िज़िक्स के बारे में ऐसे बेसिकली कहा जाता है कि फ़िज़िक्स इज़ ए बेसिक लॉज ऑफ नेचर, यानी नेचर के बेसिक रूल्स को समझने और उसके कॉन्सेप्ट को जानकर अलग अलग लॉज को कन्वर्ट करने की जो तरीके हैं उसी को हम लोग फ़िज़िक्स में आगे चलकर पढ़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड टू नो अबाउट देयर डिफरेंट फिनोमिनन्स। देखो, ऐसा कोई भी वक्त हम लोगों के साथ नहीं गुजरता हो जहां हम फिज़िक्स को अपने से रिलेट नहीं करके देख पा रहे होंगे। जैसे अभी हम तुमको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, दिस इज़ द बेसिस ऑफ द फिज़िक्स, क्योंकि ये फ़िज़िक्स के बेस पर हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि फ़िज़िक्स में अगर हम लोग देखते हैं तो दिन रात का होना, ठीक है, गर्मी ठंड का मौसम आना, बरसात का मौसम आना, इंद्रधनुष का बनना, आवाज़ जो हम तुमसे बोल रहे हैं वो चीज़ तुम्हारे तक पहुंचना, लाइट, पंखा, ट्रेन, मोटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना जितने भी हमारे इन आसपास जितने भी इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स से रिलेट करता है। लेकिन फ़िज़िक्स के अलग अलग रूल्स के साथ वो रिलेट करेगा, जो आगे चलकर हम लोग 11th और 12th के टोटल क्लासेस में हम पढ़ पाएंगे कि फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ पे और किस रूल्स के आधार पर बेसिकली वो अप्लाई हो रहा है। चलो अब ये जान लें, ये तो पता चल गया कि फ़िज़िक्स ए पार्ट ऑफ द साइंस, लेकिन साइंस क्या है इसमें भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो साइंस जो है वो है कि नॉलेज को, जानकारी को जितना हम ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, जितना एक सिलसिलेवार ढंग से किसी भी इवेंट के लिए हम जमा करके रख सकते हैं, उसी को हम लोग साइंस कहेंगे। यानी साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जैसे हम अपनी चारों ओर देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स को हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं और उसकी फीलिंग्स को, उसके अनुभव को हम लोग जब फील कर सकते हैं, दे आर नोन एज द फिजिकल वर्ल्ड। ये जितने भी हमारे अराउंडिंग जितने भी पार्टिकल्स हमको दिखते हैं, जितने भी इवेंट हो रहे हैं, सभी का सभी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आता है। और इसी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी घटनाएं घटती है उसको तर्कपूर्ण तरीके से, लॉजिकली अगर हम उसके नॉलेज, उसकी जानकारी को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमारा साइंस कहलाता है। साइंस जो है वो नेचर के इवेंट को लॉजिकली बनाता है, जिससे ये पता चल पाता है कि क्यों, क्या, कैसे, ये सारी जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं वो हमें साइंस के माध्यम से पता चलता है, जो नेचर के अंदर अलग अलग इवेंट पे अलग अलग तरह से घटनाएं घटती है।
देखो यहाँ पे ये हम लोग तो समझ गए हैं कि साइंस जो है, साइंस का मतलब ही हो गया ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इट इज़ ह्यूमन नेचर टू रिलेट हैपनिंग अराउंड इट टू सर्टेन लॉजिक्स, ठीक है। दिस नॉलेज इज़ कनेक्टेड फर्दर एंड बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। we use this knowledge to predict, modify and control phenomena। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये समझ पाते हैं कि हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल में जो है वो पानी का फ़्लो होगा, यानी वाटर जो फ़्लो करती है वो ये तो फिक्स है कि हायर टू लोअर ही फ़्लो करेगी, यानी लो से हाई पे नहीं जाएगी। ये जो है वो सत्य है, ठीक है। ये नेचर का इवेंट है, नेचर की घटना है। हालांकि ये सभी बातें आगे चल के पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। अब हम क्या करते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब ये पता चल गया कि मान लिया जाए कि किसी रूम में अगर हम बात करते हैं और ये सरफेस पे पता चल गया ये जो इंड है ये अप है और ये इंड अगर इसका ये लो है, तो हम ये आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पानी अगर यहाँ पे गिरे तो वो पानी इधर ही फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही लॉजिकली ये कॉन्सेप्ट समझ चुके थे कि जहाँ पे अपर से हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है, जहाँ पे अपर से हायर लेयर होगा वहाँ पे पानी का फ्लो होगा, ठीक है। चाहे वो नॉर्थ टू साउथ हो जाए या ईस्ट टू वेस्ट हो जाए, जहाँ पे भी अगर हम ये सिचुएशन देखेंगे कि लेयर जो है वो अप टू हाई है वहाँ पे हमारा पानी फ्लो होगा, यानी हमारी प्रेडिक्शन ये हो गई। हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें कि पानी इस डायरेक्शन में आने के बजाय किसी और डायरेक्शन पे हमको लेके जाना हो, तो वैसी स्थिति पे करने के लिए हम उस लेयर को क्या करेंगे, हाई कर देंगे। जब इस लेयर को हाई कर देंगे तो पानी का डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, यानी हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी इस पूरी घटना को हम अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हमको जिधर टर्न करना है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी ये सारा कॉन्सेप्ट कब आया, जब हम ये जान गए कि वाटर का जो नेचर है वो हायर टू लोअर लेयर में ही ये मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, तब इसके कॉन्सेप्ट को हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखो, किसी भी मेथड को वो साइंटिफिक है, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट को अगर हम नोट आउट करते हैं, यानी इस पॉइंट बेस पर समझने का प्रयास करते हैं किसी भी फिनोमिनन्स के, यानी नेचर की किसी घटना को अगर हम इस अलग अलग स्टेप में अगर समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा साइंटिफिक मेथड हो गया। यानी साइंटिफिक मेथड तब कहा जा सकता है जो ये डिफरेंट मेथड से आकर गुजरता है। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यानी अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, गौर करते हैं, मान लो यहाँ हम एक जगह पे गौर किए कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो वाटर का फ्लो है, एक दूसरे जगह पर हम लोग देख रहे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, कहीं और देख रहे हैं तो पता चलता है ईस्ट टू नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। यानी अलग अलग डायरेक्शन पे देख रहे हैं तो वाटर का फ्लो अलग अलग डायरेक्शन की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सभी जगह एक चीज़ जो कॉमन हमको मिल सकता है वो हायर टू लोअर, यानी हायर टू लोअर लेयर की वजह से ही वाटर का फ्लो हो रहा है। चाहे हम वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हो, नॉर्थ टू साउथ कर रहे हो या ईस्ट टू नॉर्थ कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, एक चीज़ जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सभी घटनाओं में वो है वाटर का लेयर, हायर टू लोअर। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर फ्लो वहीं होगा जहाँ लेयर हायर से लोअर होगा, चाहे वो डायरेक्शन कोई भी हमारे लिए हो सकता है। दिस इज़ नॉन एज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी हम साइंटिफिक कह सकते हैं कि अगर कहीं पे भी लेयर अपर टू लोअर है तो वहाँ वाटर का फ्लो होगा। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रीज़न, ठीक। दूसरा आते हैं हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये तो पता चल गया कि हायर टू लोअर जो है वाटर का फ्लो होता है। एज ए एग्जांपल हम लोग वाटर का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये 11th की एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग को लेकर हम लोग इसको बेसिकली समझ लेते हैं, ठीक है। आगे चल के इसमें से सिलेबस और डिफरेंट कुछ एक्स्ट्रा जो है हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन ये हम लोग को सिर्फ समझना है कि फ़िज़िक्स क्या है और कैसे हम लोग इसको समझते हैं। देखो, आते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में। ये पता चल गया कि हायर टू लोअर में ही वाटर का जो है वो फ्लो होगा, वाटर जो है वो हायर टू लोअर लेयर में ही होगा। अगर हम इसको ऐसा करें कि एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग लैब में आते हैं और लैब में हम ऐसा करें कि हम हायर टू लोअर आता है, ये बात तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर हम इसको चाहें तो लोअर टू हायर के लिए इसको थ्रोली पास करा सकते हैं। यानी वाटर की जो फ्लो होगी वो लोअर टू हायर कभी नहीं होती है, ठीक है। यानी ये अगर हम लैब में भी करके देखें तो भी ये हमारा जो है वो नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम जहाँ पे चाहें, जैसे इस
प्लेस पे अगर हम कहें तो ये वाटर जो है ये हायर टू लोअर में डायरेक्शन में कर रहा है। अगर हम ऐसा करें कि यहीं पर अगर हम वाटर का लेयर जो है यहाँ हाई कर दें और ये लो हो जाए, तो हमारे वाटर का डायरेक्शन ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी हम चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जहाँ पानी का डायरेक्शन अपर टू लोअर हो रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दोनों के लेयर को इक्वल कर दें तो वाटर का फ्लो होना बंद हो जाए, यानी या फिर जस्ट अपोजिट, अगर जो लोअर था उसी को अगर हम हायर पे कर दें और अगर वहाँ पे वाटर हो तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन था हमारा, ऑब्जर्वेशन जो था उसको हम कंट्रोल्ड भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, यानी ये भी हमारा एक साइंटिफिक हो गया। तीसरा है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि एक काफ़ी बड़ा, ठीक है, 5 kg का एक वेट का एक पत्थर है, स्टोन है, जो हम इसको थ्रो करते हैं। मान लिया जाए ये थ्रो करके यहाँ पर पहुँच गया, इसके बीच की दूरी जो है वो 2 मीटर है। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि 5 kg के जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं 2 kg का एक छोटा स्टोन ले लेते हैं। तो जब हम इसको थ्रो करेंगे तो क्या ये 2 मीटर पर ही आके स्टॉप होगा? क्योंकि अगर हम दोनों के लिए इक्वल फोर्स लगाएं तो पता चलेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस पर, यानी 5 मीटर अप्रॉक्सली हम लोग मान के चलते हैं कि 5 मीटर दूरी पर ये आकर यहाँ पर फ्लो हो रहा है। यानी एक बात जो समझ में आ रहा है कि जब मास अधिक था तो हमको डिस्टेंस कम मिला, जब मास कम है तो हमको डिस्टेंस क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ एक्सेलरेशन की भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेट अधिक होने की वजह से एक्सेलरेशन कम मिला, दैट्स वाई डिस्टेंस कम कवर किया। लेकिन अगर वेट कम है तो एक्सेलरेशन हमको अधिक मिला और डिस्टेंस क्या हो गया, अधिक वो कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि मास, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो इसके बाद ही हम लोग ये समझ पाएंगे कि कहीं पर भी फोर्स लगाते हैं तो F=ma का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। तो दे आर द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये हमको पता करना पड़ेगा कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच जो रिलेशन होगा वो भी हमारा साइंटिफिक रीजन के अंदर आएगा। क्योंकि अगर हम F का मान चेंज करते हैं तो M और A भी चेंज हो रहा है, अगर हम M चेंज करते हैं तो F और A भी चेंज होगा। ठीक है, अगर A एक्सेलरेशन अगर हम चेंज करते हैं तो ये भी दोनों पे इसका चेंजिंग का असर पड़ेगा, यानी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये समझना होगा कि जितने भी फिजिकल इवेंट होते हैं, फिजिक्स में जितनी भी घटनाएँ घटती है वो एक दूसरे से रिलेट हो, उस रिलेशन को ही हम लोग यहाँ पर इस रूप में साइंटिफिक मेथड से समझ सकते हैं। चौथा है मैथमेटिकली मॉडलिंग। ठीक है, मतलब जो हम फिजिक्स के इवेंट को, अलग अलग घटनाओं को जो दिखा रहे हैं कि किसी एक के मान बढ़ने से दूसरा घटता है या तीसरा बढ़ता है, तो उसको एक फार्मूला में हमको बेस करना पड़ेगा, फार्मूला पे उसको रखना पड़ेगा, ताकि जब भी हम किसी अदर कॉन्सेप्ट पे भी उसको अप्लाई करें तो वो हमारा फार्मूला अप्लाई हो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, प्रेशर जो है वो फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, यानी अगर एरिया अगर लेस हो तो फोर्स, प्रेशर जो है वो अधिक होगा, लार्ज होगा। ठीक है, यानी अगर हम कहें तो ये अगर कम है, जैसे ये पेन का अगर इसी कॉन्सेप्ट पे करें तो ये इसकी जो ये यहाँ एरिया है ये कम है, तो हम जैसे ही पुश करते हैं तो ये अंदर की ओर जाता है। लेकिन अगर जस्ट हम ये अपोजिट करके इस एरिया पे बात करें तो ये एरिया अधिक है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुश करते हैं तो ये कम फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी हमको एक ऐसा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूला के रूप में हमारे कॉन्सेप्ट को सेट करना पड़ेगा, जो हमको ये बता सके कि कहीं पे भी आप इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कीजिए तो वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो ये सारा कुछ समझने के साथ साथ जो फिजिक्स में जो इवेंट आएंगे उसको हम लोग प्रयास करेंगे फार्मूला में समेटने का, ताकि जितने भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इवेंट हो हम वहाँ पे ये कह सकेंगे कि प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, यानी एरिया अगर कम है तो वहाँ पे हमारा प्रेशर जो है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया जो है, उसमें अगर एरिया कम है तो प्रेशर हमारा वहाँ अधिक अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये पांचवा है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या है कि जैसे अभी मान लो हम कुछ फार्मूलाज तैयार किए, ठीक है, और उसी फार्मूलाज के आधार पे हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च किए। तो जब सैटेलाइट को लॉन्च किए तो हमको ये पहले से पता होता है कि किसी सैटेलाइट को जब पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा तो वो चंद्रमा पे या मंगल पे या अलग अलग जहाँ पे भी जिस ऑर्बिट पे हमको सेट करना होता है उसके उस पोजीशन का फिक्स प्रिडिक्शन पहले से पता होता है कि इतना स्पीड से इतने समय पर इतना एंगल से ये रोटेट करके इस ऑर्बिट के अराउंड ये मूव करना शुरू कर देगा। दिस आर नोन एज द प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन बना कहाँ से? तो बना हमारा बेस अपॉन द फार्मूलाज एंड डिफरेंट प्रोसेस जो हम लोग अब तक सीख चुके थे, वो डिफरेंट प्रोसेस से ही हम ये समझ पाएँ। हालांकि देखो शुरुआत में ऐसा तो नहीं था कि कोई सैटेलाइट को लेके गया और घुमा के आने के बाद बोला कि नहीं इतना स्पीड से फेंकिए, इतने समय में जाएगा, इतना एंगल से मूव करेगा, बल्कि हमने क्या किया, मैथमेटिकली इस पूरे
कॉन्सेप्ट पे जो पहले से फार्मूलाज तैयार किए हुए थे, उस आधार पे हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक प्रेडिक्शन किया कि नहीं, अगर हम इतने एंगल से इतने स्पीड के साथ इतने वेट के सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो ये मेरी प्रेडिक्शन है जो इस पे आकर इस पे सेट होता है। ठीक है, दे आर द डिफरेंट प्रोसेस टू नो एज अबाउट द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये कुछ साइंटिफिक मेथड है, ये हम लोग सिर्फ नेचर के डिफरेंट फोर्सेस एंड डिफरेंट प्रोसेस को एब्जॉर्व करके ही हम लोग सीख सकते हैं, और उसी को हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, और उसी को फिर प्रिडिक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, और उसी प्रिडिक्शन के माध्यम से हमारे जो साइंटिफिक तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन हो गई या मैकेनिकल जो वर्क करते हैं, वो सारा कुछ इसी के हेल्प से होता है। चलो अब देखोगे, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, क्या कि थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को किस बेस में हम लोग बांटेंगे। तो हमको बेसिकली दो तरीके होते हैं फिजिक्स को समझने के लिए, एक होता है यूनिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, देखो ये यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन का मतलब है कि देखो फिजिक्स के अनुसार ये कहा जाता है कि आपको मिनिमम रूल्स में, मिनिमम कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम जो है इवेंट को समेटना है। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम लोग कहें तो न्यूटन्स के नियम में हम लोग ये पढ़ चुके थे ग्रेविटेशनल फॉर्म में, कि अगर कोई सेब है तो वो भी अर्थ पे गिरता है, कोई बच्चे बॉल खेलते हैं तो वो भी अर्थ की ओर, नीचे की ओर गिरता है, सेटेलाइट का मूव होना ये भी हमारा ग्रेविटेशनल के अंदर आता है। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे इवेंट हैं जो एक ही रूल्स पे अप्लाई करता है। यानी ग्रेविटेशनल के अगर हम लोग फॉर्म्स को समझ सकते हैं तो इसमें ये सारे रूल्स को क्या होता है, उसको समेट सकता है। यानी यूनिफिकेशन का मतलब है कि आपको मैक्सिमम इवेंट को मिनिमम लॉज के रूप में एक जगह पर समेट के रखना है। यानी बहुत सारे इवेंट को एक लॉ में समझाना, यही हमारा यूनिफिकेशन होता है। जैसे अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बात किए तो इसमें अलग अलग देख चुके हैं, वैसे ही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग लेंज के भी नियम्स को पढ़ेंगे। लेंज लॉ भी इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा हम लोगों का। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये भी हमारा उसी के अंदर आएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे चल के बात करेंगे तो KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये भी यूनिफिकेशन के ही अंदर आएगा। यानी यूनिफिकेशन का मतलब ही ये समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे इवेंट को प्रयास करना है किसी एक दो लॉ में उसको समेटने के लिए, समझाने के प्रयास ही हम लोग का यूनिफिकेशन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग रिडक्शनिज्म में कि ये क्या चीज़ होता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग किसी एक इवेंट को अलग अलग लॉ में या अलग अलग कॉन्सेप्ट में तोड़ते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा है कि यहाँ से एक बंदूक से गोली निकली, ये अलग अलग स्पीड में एक्सेलरेट होते हुए अलग अलग फोर्स के साथ यहाँ आती है, और यहाँ एक तख्ता है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसके अंदर ये धंस जाती है, कुछ मीटर अंदर जाने के बाद ये रुक जाती है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे लॉज जो है ये अप्लाई हो रहा है। पहले तो यहाँ पे बंदूक के अंदर ये वर्क किया, फिर ये रास्ते में एक्सेलरेट भी हो रहा था, फोर्स भी अप्लाई हो रहा था। ठीक है, ये जैसे ही गत्ते पे ये टकराता है, यहाँ फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है, उसके अलावा साउंड भी एनर्जी रिलीज करता है, उसके बाद ये अंदर डिस्प्लेस्ड करता है। तो यानी हमको ये समझना है कि इस प्रोसेस में किसी एक इवेंट को अलग अलग रूल्स की मदद से हम लोग को हल करके दिखाना है। यानी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को 3 या 4 छोटे छोटे प्रोसेस में हल करके इसको हम लोग को सॉल्व करना ही हमारा ये प्रोसेस एक हो गया। अब ये समझते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, यानी फिजिक्स में क्या क्या स्कोप है या क्या क्या इसके मदद से हम लोग कर सकते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इसके बाकायदा चार्ट हैं जो अभी हम तुमको समझाएंगे। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, इसी को क्लासिकल फिजिक्स भी कहेंगे, क्लासिकल फिजिक्स यानी ओल्ड फिजिक्स इसी को कहा जाता है। ठीक है, और एक हो गया माइक्रोस्कोपिक, इसी को हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कहेंगे, क्वांटम फिजिक्स, या फिर इसी को मॉडर्न फिजिक्स भी कहेंगे, यानी जो अभी हम लोग करेंटली
देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो ये मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स जो है ये शुरुआत में था, जिसको क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते थे। इसकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका कुछ ऐसे भी पोर्शन है जिसको 12th में पढ़ना, और ये पूरी तरह से हम लोग को 12th में आकर पढ़ना है। तो ये देख लेते हैं मैक्रोस्कोपिक में और माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को पढ़ना है 11th और 12th के फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखेगा तुमको, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक है जिसमें क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स हमारे इसके अंदर आएगा। चलो देखोगे अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम लोग देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे, और माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स, जिसको कि हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कहेंगे या इसी को मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो मैक्रो फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, मैकेनिज़्म पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है और ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये 4 अलग अलग टॉपिक्स है जो हम लोग को पढ़ना है इस ओल्ड फिजिक्स में, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। लेकिन इसमें ये जो प्रोसेस है मैकेनिकल फिजिक्स जो है, मैकेनिज़्म जो है वो 11th का कॉन्सेप्ट है, और ये थर्मोडायनेमिक्स भी हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑलरेडी हम लोग आके फिजिक्स 12th क्लास में पढ़ेंगे, और ऑप्टिक्स को भी हम लोग क्लास 12th में आकर पढ़ेंगे। तो ये मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, हम लोग को कार मोशन पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, रॉकेट का वर्किंग प्रोसेस पढ़ना है, बेंडिंग ऑफ द रॉड पढ़ना है, व्हील रोटेशन पढ़ना, साउंड वेव पढ़ना है, फ्लोटेशन पढ़ना है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ना है। ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है इस मैकेनिक के अंदर, ठीक है। ये 11th का ये भी पोर्शन हम लोग को पढ़ना है 11th में। तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है हम लोग को, लेंस पढ़ना है, सॉरी हाँ, डिफरेंट लॉस पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, हीट पढ़ना है, हीट एनर्जी पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर पढ़ना है, ठीक है। ये का सारा कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करेंगे तो चार्ज पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, करंट पढ़ना है, एसी डीसी का वर्किंग प्रोसेस पढ़ना है, मैग्नेट्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिक्स पे जब बात करेंगे तो लाइट पढ़ना है, वेव पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को पार्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है। मिरर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, टेलीस्कोप पढ़ना है, उसके बाद रेनबो कैसे बनता है, ये सारा कुछ भी हम लोग को इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स जो 12th के अंदर आएंगे उसमें हम लोग एटम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर पढ़ेंगे, एक्स रे पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियॉन्स पढ़ेंगे या न्यूक्लियर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम जो अभी हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का जो कम्युनिकेशन है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में एक चीज़ और देखो, पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद हम उसको फिजिक्स के रूल्स में कन्वर्ट किए थे। जैसे स्ट्रीम इंजन बना, वो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स बेस पर है, लेकिन हम लोग को उस स्ट्रीम इंजन का एफिशिएंसी बढ़ाना था, तो उसके आधार पर हम लोग हीट एनर्जी को हम लोग समझिए, ठीक है। इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट निकला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पहले आ जाते हैं, यानी रूल्स उसके कॉन्सेप्ट आने के बाद हम लोग उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं। जैसे देखो यहाँ सेमीकंडक्टर आया, जो सिलिकॉन चिप्स के बनते हैं, तो उसकी मदद से हम लोग टेक्नोलॉजी में जो हमारा बना वो एलईडी बन गया, लैपटॉप बन गया, मोबाइल बन गया, डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हमारा इसकी मदद से बनना शुरू हो गया। यानी ये हम समझ पाएँ कि फिजिक्स के में अगर कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो वो वहाँ से टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी से हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट या रूल्स में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स जो है उससे बुरा भी होता है, एटॉम बम्स के नुकसान भी हम लोग देख चुके हैं कई बार, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं, और इसके 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला फंडामेंटल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आया होगा। इसमें ये ज़रूर लिख लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 4 फोर्स के नेचर के बारे में समझेंगे और तुम्हारे 11th के सिलेबस को भी समझाएंगे।